प्यारे दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में संसद के बारे में अध्ययन करेंगे। संसद से जो रिलेटेड बातें हैं उसको आज हम देखेंगे। संसद जो है वो भारत सरकार का एक विधायी अंग है। केंद्र सरकार का क्या एक विधायी अंग है जो भारत सरकार के द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है, अधिनियम लाया जाता है और विधि जो है निर्मित होता है राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद। तो इन सब प्रोविजंस को आज हम लोग देखेंगे। संसद के जो है, संसद में 3 अंग होते हैं। अगर संसद में देखा जाए गठन के अंतर्गत तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो 3 अंगों से मिलकर संसद का गठन हुआ है दोस्तों। तो आइए देखेंगे इसमें विस्तार से इस पर चीजें देखेंगे आज हम लोग। संसद, पार्लियामेंट। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 79 है उसमें कहा गया कि भारत के लिए, संघ के लिए क्या होगा, संसद होगा। भारत क्या है, संघ है। संघ, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत को जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है प्रशासनिक सुविधा की दृष्टिकोण से। भारत की जो लोगों की, जो जनता की आकांक्षा, अभिलाषा, सपनों को पूरा करने के लिए सांस्कृतिक जो समन्वय है, सहयोग है और जो विकास के निरंतर पथ पे चलता रहे, उस तरीके के चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रशासनिक सुविधा, विकास के अवसरों को ध्यान में रखते हुए क्या है, चीजों को व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, अब देखेंगे हमारा जो भारतीय जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत क्या एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और यहाँ पर जो पंचनिरपेक्षता की संकल्पना पाई जाती है। और यहाँ पर भारत क्या, भारत एक संप्रभु राज्य है, संप्रभु कंट्री है। भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में क्या स्वतंत्र है। उस यात्रा में, उस विकास यात्रा में, उस निर्णय पथ में संसद ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। ठीक है, उसके साथ जो राज्य विधानमंडल है और भी जो राज्य सरकारें और जो हमारे नीति निर्माता थे, उन लोगों ने जो है भारत के जो स्वतंत्रता के बाद से जो यात्रा शुरू हुई है, आज 21वीं सदी में भी और आने वाली सदी में भी निरंतर रूप से गतिशील है और सतत रूप से जो है चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं संसद, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का गठन अभी हमने आपको बताया अनुच्छेद 79। तो भारत में जो शासन प्रशासन की किस तरीके की प्रकृति पाई जाती है, संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। यहाँ पर क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण पाए जाते हैं। ये चीजें आप लोग जानते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा संसद, संसद का कैसे बना हुआ। तो संसद, आगे हम अनुच्छेद 79 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया दोस्तों, संसद का जो गठन है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन 3 चीजों से क्या है, 3 अंगों से मिलकर जो है संसद का गठन होता है, पार्लियामेंट का जो है गठन होता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे राज्यसभा क्या है और लोकसभा, और एक चीजें क्या है, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति संसद का अंग है, क्यों, इसलिए है क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा पारित किए गए जो अधिनियम होते हैं, जो विधेयक होते हैं, वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही क्या होगा, कानून का रूप, विधि का रूप धारण कर पाते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो कोई भी विधेयक आएगा, कोई भी बिल आया, कोई एक्ट आया, वह लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा जब स्वीकृति दे दी जाती है, उस पर अनुमति दे दिया जाता है, तो वह क्या है, विधि का रूप, कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें किया गया, 79। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 79 क्या था कि भारत के लिए क्या, संघ के लिए क्या एक संसद होगा, पार्लियामेंट होगा, वह राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या है, बनेगा। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा बेसिक हम समझ लेते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा क्या है दोस्तों, राज्यसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है, ये कभी विघटित नहीं होता। क्या है, राज्यसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है। तो ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए, राज्यसभा कैसी सदन है, अस्थायी सदन है। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन क्यों है, क्योंकि कभी भी विघटित नहीं होता। ठीक है, इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं, जो इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको याद होना चाहिए दोस्तों। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है, वह 245 है। और क्षमता की बात करें, राज्यसभा में कुल क्षमता कितनी है सदस्यों की, तो कितनी है, 250 है। लेकिन वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है इनकी, तो वह 245 है। अभी हम आगे डिटेल देखेंगे। तो ये क्या है, राज्यसभा क्या है, कभी विघटित नहीं होता है, कभी विघटित नहीं होता है, कभी विघटित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, कभी विघटित नहीं होता है, ये चीजें आपको याद होना चाहिए। और राज्यसभा की जो 1/3 सदस्य होते हैं वह प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर क्या है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए लोकसभा। तो लोकसभा जो है एक अस्थायी सदन है।
लोकसभा को हम क्या कहते हैं? अस्थायी सदन। तो लोकसभा क्या है दोस्तों? एक अस्थायी सदन। अस्थायी सदन, अस्थायी सदन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो यह विघटित हो जाता है, यह भंग हो जाता है। कैसे? देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। जब कोई नई लोकसभा का गठन होता है तो अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर स्वतः क्या लोकसभा समाप्त हो जाती है। लेकिन बीच में भी प्रधानमंत्री के सलाह पर क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। तो लोकसभा क्या है? इसका विघटन हो जाता है। ठीक है, विघटन हो जाता है। प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर स्वतः विघटित हो जाएगी, या प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा उससे पहले भी विघटित किया जा सकता है। ठीक है, ये दोस्तों क्लियर। अब देखिए राष्ट्रपति, तो संघ के जो शासन प्रशासन में, जो विधि निर्माण में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, अब अगर हम अनुच्छेद 52 की बात करें, अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया? भारत के लिए क्या है? एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहा गया यहाँ पर? भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। भारत के लिए, भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। भारत के लिए क्या होगा दोस्तों? एक प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, ये चीज है। अब ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति क्या है, राष्ट्रपति में क्या है? निहित होगी। जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, भारत सरकार की जो कार्यपालिका शक्ति है, संघ की, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, राष्ट्रपति में निहित होगी। तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति हो क्या है? राष्ट्रपति में निहित होगी। और इसमें कहा गया है कि जो संघ का जो डिफेंस फोर्स के क्या है? सुप्रीम कमांडर है। तो जो राष्ट्रपति है वो भारतीय सेना की क्या है? सर्वोच्च सेनापति है, सर्वोच्च कमांडर है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आ जाता है ऐसे क्वेश्चन की संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 53 के तहत। भारत के लिए राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 52 के तहत। भारत में एक संसद का प्रोविजन किया गया अनुच्छेद 79 के तहत। संसद में कितने अंगों से मिलकर बनता है? 3 अंगों से मिलकर बनता है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। ठीक है दोस्तों। और जो राष्ट्रपति होता है वह, उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या होती है? निहित होती है। और वह भारतीय सेना, जो डिफेंस फोर्सेज है संघ की, जो भारत सरकार के जो डिफेंस फोर्सेज के क्या है? ये सुप्रीम कमांडर होते हैं। राष्ट्रपति क्या? सुप्रीम कमांडर है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर हम जब राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे अगले सेशन में, तो इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमारा मेन फोकस है दोस्तों संसद, पार्लियामेंट में जो लोकसभा, राज्यसभा है, उसके बारे में। फिर राष्ट्रपति को भी हम बाद में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर, तो आप लोगों ने ये समझ लिया दोस्तों राज्यसभा का। अभी देखेंगे राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया। तो स्पेशली राज्यसभा की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, राज्यसभा की जो संरचना कैसे होगी, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या क्या होगी, ये सब चीजें जो विस्तार से दिया गया है, वह किस अनुच्छेद में बात किया गया। फिर लोकसभा की जो संरचना की बात किस अनुच्छेद में किया गया। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखिए, राज्यसभा का स्पेशली जो उल्लेख किया गया, संरचना की बात, इसका संरचना क्या होगा, संख्या कितनी होगी, वह अनुच्छेद 80 में किया गया है। और लोकसभा का किसमें किया गया है? अनुच्छेद 81 में किया गया। ये चीज आप यहाँ पर लिख देते हैं। ये क्या है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 हो गया। और ये क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 81। ये चीज आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये बेसिक है, आपको इतना आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में उल्लेख किया गया है। तो लोकसभा की जो सदस्य संख्या कितनी होगी, किस तरीके का ये चीज है, अभी देखेंगे। तो अनुच्छेद 79 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 ये कहता है कि एक संसद होगा जो 3 अंगों से मिलकर बनेगा, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और सभापति। ठीक है दोस्तों। अब फिर राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 के तहत किया गया, और लोकसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 81 के तहत किया गया। फिर राष्ट्रपति का जो प्रोविजन से स्पेसिफिक किया गया अनुच्छेद 52, भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, और संघ की जो कार्यपालिका शक्ति क्या है? राष्ट्रपति में निहित होगी। और भी चीजें हैं, बाद में हम बात चर्चा करेंगे दोस्तों इस पे। ठीक है, राज्यसभा के बारे में बेसिक आपने देख लिया, और लोकसभा के बारे में आपने देख लिया। लोकसभा क्या अस्थायी सदन है, विघटन हो जाता है, और राज्यसभा क्या एक अस्थायी सदन है, एक, और यह कभी विघटित नहीं होता है। ये चीजें क्लियर हो गई। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड।
अब देखिए यहाँ पर संसद पार्लियामेंट के बारे में वही जो बेसिक आपको बताया हमने। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, संसद जो केंद्र सरकार का विधायी अंग है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट और केंद्रीय स्थान रखती है। ठीक है, क्या है मतलब जो भारतीय जो इंडियन डेमोक्रेसी है, जो भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए, जो जनता है अपने प्रतिनिधियों को चुनकर पार्लियामेंट में संसद में भेजती है, उनके द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है, नीतियां योजनाएं बनाई जाती हैं, और भी जो है उनकी आकांक्षा और उनके जो हक है और उनकी जो लाभ के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो संसद जो केंद्र सरकार का विधायी अंग है, यह भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारतीय लोकतांत्रिक जो इंडियन डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है में संसद जो एक विशिष्ट और केंद्रीय स्थान रखता है। ठीक है, एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण प्लेस है, महत्वपूर्ण स्थान है पार्लियामेंट का। ठीक है, संसद की क्या होती है, दो सदन होते हैं, ये चीज आपको क्लियर हो। संसद के दो सदन, एक लोकसभा है, एक क्या है दोस्तों लोकसभा, और क्या है एक राज्यसभा। ठीक है, ये चीज है। वो लोकसभा को क्या कहते हैं, लोगों का सदन है, लोगों के द्वारा क्या है प्रत्यक्ष रूप से वैश्य मताधिकार के आधार पर क्या है अपने जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है। राज्यसभा को हम कहते हैं राज्यों का प्रतिनिधि, राज्यों का प्रतिनिधित्व। यहाँ पर जो राज्य की जो विधानसभा होती है, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो है राज्यसभा में प्रतिनिधि क्या है भेजा जाता है। ये चीजें आपको देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे सामान्यतः जो सीटों का बंटवारा किया गया है तो वह जनसंख्या के अनुपात में किया गया। ठीक है, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें हैं, लोकसभा की भी सबसे अधिक सीटें पाई जाती हैं, और राज्यसभा में भी सबसे अधिक सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश 80 सीटें हैं, और राज्यसभा से कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जनसंख्या के अनुपात में ही भारत में क्या सीटों को बंटवारा किया गया। फिर देखते हैं प्रादेशिक जो निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन किया गया है, जिसके तहत ये चीजें हम लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति क्या है। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और न ही वह संसद में बैठता है। ये चीज आपको नोट डाउन याद रहना चाहिए दोस्तों। राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट और संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति का अलग प्रोविजंस किया गया अनुच्छेद 52 के तहत, अनुच्छेद 53 में जो है, उसके बाद 54-55 में जो निर्वाचन की प्रक्रिया की बात की गई है। ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये पॉइंट देखिए, राष्ट्रपति क्या संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, न तो लोकसभा का मेंबर है, न वही राज्यसभा का मेंबर होता है, वह संसद में बैठता नहीं है। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति क्या संसद का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। ठीक है, संसद का क्या है अभिन्न अंग, वही चीज आपको दोस्तों बताया यहाँ पर। संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए तो राष्ट्रपति क्या संसद का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग क्यों है, देखिए क्यों, इसका आपको जवाब यहाँ आंसर मिलना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जब किसी विधेयक की स्वीकृति दे दिया जाएगा तभी वह कानून का रूप, विधि का रूप धारण कर पाता है। इसलिए पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा कोई पारित विधेयक संसद में पारित करने के बाद राष्ट्रपति के पास आता है, और राष्ट्रपति जब उसको स्वीकार कर देते हैं, अपने शासन के माध्यम से स्वीकृति दे देते हैं, तो वह विधि का रूप धारण कर लेता है। तो ये चीज आपको इतना डिटेल मालूम होनी चाहिए दोस्तों। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की संरचना। अब देखिए हमने आपको पहले स्लाइड में बताया राज्यसभा की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 80, ये क्या है अनुच्छेद 80 में किया गया है। आर्टिकल जो 80 है उसमें किया गया, अनुच्छेद 80 में क्या है राज्यसभा की संरचना के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा की जो संरचना है, हम यहाँ पर देखेंगे लिखा गया संविधान में क्या बातें लिखी गई, वो चीजें हम यहाँ बताई हुई है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। कितना निर्धारित है, 250। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है, 250। इनमें से 238 सदस्य राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा क्या मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत मतलब नाम निर्देशित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो अब यहाँ देखेंगे दोस्तों जो 238 सदस्य हैं, 238 सदस्य क्या है जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश, वहां से क्या है चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, क्योंकि जो विधानसभा होती है, राज्य की जो विधानसभा है, जो संघ शासित क्षेत्रों की जो विधानसभा की जो निर्वाचित सदस्यों के द्वारा क्या है चुना जाता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब 12 सदस्य क्या है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये तो संविधान में लिखा गया इतना क्षमता है राज्यसभा की, लेकिन वास्तव में कितना सीटें भरी गई है वर्तमान में, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए वर्तमान में
राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? 245 सदस्य। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो प्रश्न अगर आता है राज्यसभा की कुल कितनी क्षमता है, तो आप कितना लगाएंगे? 250 लगाएंगे ऑप्शन। लेकिन वर्तमान में कितनी राज्यसभा की सदस्य संख्या है? तो 245। इस बारीकी को आप ध्यान में रखिएगा। अब इनमें क्या है, 225 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब राज्य की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। कहने का तात्पर्य है जो विधायक हैं, विधायक के द्वारा जो है भेजा जाता है चुन के राज्यसभा में। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। फिर 8 जो सदस्य हैं वह संघ राज्य क्षेत्रों का क्या है, प्रतिनिधित्व करते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का क्या है, प्रतिनिधित्व करते हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर 12 सदस्य क्या है, राष्ट्रपति द्वारा क्या है, मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य क्या है, वह राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, मनोनीत होते हैं। और अब संघ राज्य क्षेत्रों की बात करेंगे तो दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया और जो जम्मू कश्मीर है, वहां के जो सदस्य हैं, मतलब जो वहां की विधानसभा उनके सदस्यों को उनके द्वारा क्या है, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुन के क्या भेजा जाता है। तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 संघ शासित क्षेत्र, उसमें 3 संघ शासित क्षेत्रों में क्या विधानसभा है, एक दिल्ली में, एक पुडुचेरी और एक जम्मू कश्मीर। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। 8 संघ शासित क्षेत्रों में 3 संघ शासित क्षेत्रों में क्या विधानसभा का प्रोविजन है। ये चीजें हैं क्लियर होनी चाहिए। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा क्या मनोनीत किया जाता है। अब मनोनयन किन आधारों पर किया जाता है, तो एक साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 आधारों पे अगर कोई विषय विशेषज्ञ बहुत मतलब जान पहचान है, नाम हम उनका है उस क्षेत्र में, अगर वो साहित्य से रिलेटेड है, कला, विज्ञान, समाज सेवा, तो उनको जो राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किया जाता है एक चयन समिति की सिफारिश पर। ये चीज अब क्लियर होगी। राज्यसभा की स्ट्रक्चर की हम लोगों ने बात की है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए। तो अब राज्यसभा की जो सीटों का जो बंटवारा है, सीटों का बंटवारा किसके आधार पर किया गया, जनसंख्या के अनुपात में किया गया। इसलिए जिस राज्य की जनसंख्या, जिस क्षेत्र की जनसंख्या सबसे अधिक होगी वहां पर सीटें अधिक होगी, ये स्वाभाविक आपको मालूम होगा। अब देखिए ये चीजें, वही चीजें आपको यहाँ पर क्लियर है। संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन का वर्णन किया गया। तो ये जो 4th शेड्यूल है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। 4वीं अनुसूची, हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों, बताइए कितनी अनुसूचियां हैं। तो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। उस 12 अनुसूचियों में जो 4था नंबर का अनुसूची है, उसमें जो है राज्यसभा के लिए जो सीटों का आवंटन है, कितनी सीटें किन राज्यों को दिया जाएगा, किन केंद्र शासित प्रदेशों को इतना सीटें मिलेगा, उसको वहां पर पूरी तरीके से उसका मतलब निर्धारण किया गया। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। तो संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों है संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का क्या है, वर्णन किया गया। जो राज्य है, जो स्टेट्स हैं, जो यूनियन टेरिटरीज है, जो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सीटों का आवंटन। अब देखिए राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस तरीके से किया गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या, राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस तरीके से होता है। अब देखिए कैसे होता है। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। राज्य विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य हैं, जब राज्य विधानसभा का इलेक्शन होता है उसमें जब हम विधायक चुन के भेजते हैं, वे जो विधायक जाते हैं, जो निर्वाचित विधायक होते हैं, वे क्या करते हैं, वे फिर राज्यसभा में अपने राज्य का क्या प्रतिनिधि भेजते हैं चुनकर। ये क्लियर होनी चाहिए। देखिए पहला पॉइंट क्या है, राज्यसभा में राज्यों के जो प्रतिनिधि का निर्वाचन किस तरीके का होगा, किस तरीके हो, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ये चीजें क्लियर हो गया। अगला पॉइंट क्या दोस्तों, चुनाव कैसे होगा, चुनाव की प्रणाली कैसे है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। ये चीज आपको ध्यान में, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है, ठीक है। इसको दोस्तों जो हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करेंगे अभी टॉपिक में, नेक्स्ट सेशन में, तो उसको हम इस पे विस्तार से जानेंगे कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत प्रणाली क्या होता है। इसमें मतलब सीधी सी बात यही होता है, जब वोटिंग कराया जाता है तो आपको एक वरीयताक्रम देना हो। तो मान लिया अगर 4 उम्मीदवार 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं किसी क्षेत्र से, तो उनको वरीयताक्रम देना, अपना प्रेफरेंस देना पड़ता है, पसंद देना पड़ता है कि 1 नंबर के हम उनको रखेंगे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो उस तरीके का जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। तो प्रेफरेंस देना रहता है 1, 2, 3, 4, और जो सबसे अधिक प्रेफरेंस नंबर 1 वाला रहता है वो क्या है, विजयी घोषित हो जाता है। इस तरीके का मतलब अगर वो नहीं विजयी होता तो जो उससे पीछे वाला होता है 3 नंबर 4 नंबर को, उसके वोट को शेयर करके दूसरे को दे दिया जाता है, ट्रांसफर। वही चीजें लिखा गया है। एकल संक्रमणी मत मतलब एक ही वोट क्या है, संक्रमण करता रहता है,
ठीक है, ये चीजें हैं। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, एक अलग टॉपिक ही बन जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत क्या होता है। ठीक है, लेकिन आपको इतना ध्यान में रहना है दोस्तों कि इलेक्शन किस तरीके से कराया जाता है, राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है किसके द्वारा होता है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इन्वॉल्व होते हैं, वो किस तरीके से चुनाव करते हैं, वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। तो चुनाव जब उम्मीदवार जितने भी उसमें होते हैं उस क्षेत्र से उनको वरीयता क्रम देना होता है, पसंद 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, इस तरीके का रहना चाहिए। इस पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन एक पॉइंट याद होना चाहिए आपको, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत के प्रक्रिया अपनाई जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। देखिए किसके आधार पर किया गया है, जनसंख्या के आधार पर किया है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक सीटें पाई जाती है, 31 सीटें, 31 सीटें जो है राज्यसभा के लिए हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपको स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन अगर पीवाईक्यू आप सॉल्व किए होंगे पीसीएस का या आईएएस का किसी भी कंपटीशन एग्जाम का, तो आपको यहाँ पर एज ए क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको इतना याद होना चाहिए। आते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए राज्यसभा के संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाएगा, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। संघ राज्य क्षेत्र जो यूनियन टेरिटरीज है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो आज वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उस 8 केंद्र शासित प्रदेश में से जो 3 केंद्र शासित प्रदेश है वहीं से राज्यसभा के सदस्य चुन के भेजे जाते हैं। ये आपको फैक्ट मालूम होना चाहिए। दिल्ली से कितने सदस्य जाते हैं, 3 सदस्य जाते हैं। पुडुचेरी से 1 सदस्य जाते हैं और जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य जाते हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। एक निर्वाचक मंडल के द्वारा क्या चुना जाता है, और किस तरीके से चुना जाएगा वही चीज है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, स्टेटमेंट या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में कि निर्वाचन की जो प्रक्रिया कैसे अपनाई जाती है, तो क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। तो जो भी उम्मीदवार क्षेत्र में उठ रहते हैं उनको क्या है, वरीयता देना रहता है, प्रेफरेंस देना रहता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर उस तरीके का। फिर बाद में एक वो वोट जो होता है ट्रांसफरेबल होता रहता है, संक्रमण करते रहता है। फिर फाइनली जो एक प्रक्रिया है ये, ठीक है दोस्तों। अब दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर से ही क्या है, संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जो राज्यसभा में अपने प्रतिनिधि को क्या है, भेजते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, अब राज्यसभा में नाम निर्देशित सदस्य जो नॉमिनेट किया जाता है, किसके द्वारा नॉमिनेट करते हैं, नाम निर्देशित जो सदस्य किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है दोस्तों, वह प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। किन आधार पर किया जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। अगर कोई व्यक्ति इन चारों क्षेत्रों से रिलेटेड है, उसने अपने बहुत विशेषज्ञता हासिल की है, जनता के लिए, भारत के लोगों के लिए बहुत कल्याण किया है, सरकार को लग रहा है, राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा में जो है नॉमिनेट किया जाए, तो एक चयन समिति की सिफारिश पे जो है नाम अगर प्रस्तावित किया जाता तो अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। तो इस चीज में उनका इलेक्शन किया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो राज्यसभा में नाम निर्देशित सदस्य कितने होते हैं, देखिए कितने सदस्य होते हैं, 12। ये 12 आपको मालूम होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट। आपको 12 सदस्यों का क्या है, चाहे कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा विषयों के संबंध में जो विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखते हैं उनको क्या है, भेजा जाता है राज्यसभा में। तो हमने बताया दोस्तों राज्यसभा में कुल कितने मेंबर इस समय वर्तमान में है, 245 है। क्षमता कितनी है, 250 की है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर पीछे आपको हमने बताया था स्लाइड में, देखिए क्षमता तो 250 की है लेकिन वर्तमान में 245 है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। 225 राज्यों से आते हैं, 8 सदस्य जो संघ राज्य क्षेत्र जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां से आते हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किया जाता है। तो आप जोड़ेंगे इसको, हो जाएगा आपका 245। ठीक है दोस्तों, ये सब हो लिया, हम लोग देख लिए। चलिए लोकसभा की संरचना की बात करें, जो लोकसभा की स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, तो उसमें अनुच्छेद जो 81 है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 81 है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 81 है उसमें क्या कहा गया दोस्तों, उसमें लोकसभा के स्ट्रक्चर की बात की गई, लोकसभा की संरचना, लोकसभा की सीटें क्या होगी, ये सब चीजों के बारे में विस्तार से दिया गया। तो वही देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया दोस्तों,
लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? लोकसभा में कितने मेंबर अधिकतम हो सकते हैं? 552। तो लोकसभा की हमारी जो लोकसभा की क्षमता कितनी है? तो लोकसभा की क्षमता 552 की है। ठीक है, उसमें देखते हैं 530 सदस्य जो है राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, मतलब राज्यों के से चुने जाते हैं। जो भारत में कितने राज्य इसमें वर्तमान में 28 राज्य हैं। तो 28 राज्यों के द्वारा जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर 28 राज्यों के जो नागरिक हैं, भारत के लोग जिनकी आयु जो है 18 वर्ष या उससे ऊपर की है, वे लोग जो है वयस्क मताधिकार के आधार पे गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से क्या है, प्रत्यक्ष रूप से क्या है, प्रतिनिधियों का चुनाव करके भेजते हैं। ठीक है, जिन्हें सांसद के रूप में जानते हैं, सांसद हमारे हैं। ठीक है, तो 530 सदस्य क्या है, राज्यों के क्या है, प्रतिनिधि होते हैं। और 20 सदस्य क्या होते हैं दोस्तों? 20 सदस्य क्या है? 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, यूनियन टेरिटरीज के होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। और जो 2 सदस्य हुए एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाता है। जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा क्या है, नाम निर्देशित किया जाता है, जो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, तो क्षमता तो 552 की है। 530 सदस्य जो होते हैं, जो सांसद होते हैं, वह राज्यों से चुन के जाते हैं। और जो 20 सदस्य हैं वह संघ राज्य क्षेत्रों से चुन के जाते हैं लोकसभा में। लेकिन जो 2 सदस्य हैं आप देखेंगे, उनको जो है 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को क्या समाप्त कर दिया गया। तो आज अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें, तो एंग्लो इंडियन के जो 2 सदस्यों का नाम निर्देशित राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था, और वहां पर हम देखेंगे जब राज्य विधानसभा में बात करते थे, वहां पर राज्यपाल के द्वारा एक सदस्य का जो है विधानसभा में नाम निर्देशन किया जाता था। तो अब जो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में जो 2 सदस्यों का नाम निर्देशन किया जाता था, उस प्रोविजंस को क्या समाप्त कर दिया गया है किस संविधान संशोधन के माध्यम से, ये आपको मालूम होना चाहिए। 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से क्या है, कर दिया गया था। एक कब आता है अधिनियम? 2019 में पारित किया गया था दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो 2019 में जो है 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया था। फिर लोकसभा में आंध्र भारतीय समुदाय के जो 2 सदस्यों का नाम निर्देशन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था, उसको क्या समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये चीज हमने बता दिया। अब तो क्षमता की बात होती है दोस्तों, वर्तमान में कितने सदस्य वाकई में वास्तविक रूप से चुन के जा रहे हैं लोकसभा में, बात तो मेरी करनी होगी। तो वर्तमान में कितने सदस्य चुन के जाते हैं? तो आपको 543 सदस्य, 543 सदस्य क्या है, लोकसभा में चुन के जाते हैं। ये चीज आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए दोस्तों, तो वर्तमान लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 543 सदस्य हैं। इनमें से 524 सदस्य कितने कहाँ से आते हैं? राज्यों से आते हैं, स्टेट से आते हैं। और 19 सदस्य जो संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, 524 सदस्य राज्यों से चुन के जाते हैं, और 19 सदस्य क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर कहा जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब दोस्तों आपको कुछ हम आपको बेसिक बता देते हैं। बेसिक की बात यह है, अब ये चीज भी देख लेते हैं, बताते हैं दोस्तों। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि क्या है, प्रत्यक्ष रूप से भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या है, निर्वाचित होते हैं। किसके आधार पर होते हैं? वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। तो वयस्क मताधिकार, जो भी भारत के नागरिक हैं और 18 वर्ष की आयु या उससे ऊपर की आयु के हैं, वे क्या है, वोटिंग मतदान कर सकते हैं। अब देखिए कि ये भी जो है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा 21 वर्ष जो पहले आयु था वोटिंग राइट को, उसको घटाकर कितना कर दिया जाता? 18 वर्ष की आयु। कितना कर दिया गया दोस्तों? 18 वर्ष। यहाँ पर लिख लेते हैं ये चीजें। 61वां संविधान संशोधन, 61वें संविधान 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988। 1988 के द्वारा क्या किया था, आता है एक्ट, उसमें क्या किया था, 21 वर्ष से आयु घटा के कितना कर दिया गया? 18 वर्ष की आयु कर दिया गया। ठीक है, तो अब कितना कर दिया जाता है? 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। 18 वर्ष कर दिया, 18 वर्ष किया। 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया? 18 वर्ष किया। देखिए पहले 21 साल था वोटिंग राइट, लेकिन उसको जो है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा
ये जो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर कितना आयु कर दिया था, 18 वर्ष किया। अब 18 वर्ष के जो नागरिक हैं या उससे ऊपर के जो नागरिक हैं वो क्या है, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में क्या है, वोटिंग राइट है उनको। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो यहाँ आप 18 वर्ष ये चीजें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वोटिंग राइट कितना है, 18 वर्ष। और आगे अगर किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। ये चीजें आप लोगों ने देख लिया दोस्तों। अब एक चीज आपको हम बताते हैं, यहाँ पर देखिए, लोकसभा की हम लोग संरचना की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये देखेंगे कि प्रथम पहली बार लोकसभा का गठन कब हुआ, पहला सत्र लोकसभा का कब था, फिर राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया, कब पहली बार बैठा है। तो ये सब चीजें जो फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए, पेपर में आते रहते हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, राज्यसभा की अगर बात करें, राज्यसभा की पहली बैठक क्या दोस्तों, राज्यसभा की पहली बैठक, राज्यसभा की पहली बैठक से पहले कब गठन हुआ था, देखिए राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का पहला गठन, पहली बार राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ। तो पहली बार जो गठन है, पहली बार क्या वही राज्यसभा का गठन कब हुआ, ये चीज वही चीज है आपका, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ दोस्तों, बताइए आप लोग याद करेंगे। तो राज्यसभा का जो गठन कब हुआ, राज्यसभा गठन पहली बार गठन नहीं हुआ, उसके बाद क्योंकि कभी विघटित होता ही नहीं है, इसलिए वो चीज है। तो राज्यसभा का गठन ही लिखिए, ज्यादा सही है। क्या दोस्तों, राज्यसभा का गठन ही लिखिए, आपको कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, ठीक है। राज्यसभा का गठन कब हुआ, राज्यसभा का क्या है गठन, क्योंकि पहली बार गठन लिखेंगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि राज्यसभा क्या एक अस्थायी सदन है, ये कभी विघटित नहीं होता। तो 3 अप्रैल 1952, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का क्या है गठन किया जाता है। कब होता है, 3 अप्रैल 1952। कब होता है दोस्तों, 3 अप्रैल 1952। अब पहली बैठक कब होती है, मतलब पहला सत्र राज्यसभा का कब शुरू होता है, तो ये कब होता है, 13 मई 1952 को पहली बैठक। जो पहली बैठक है, पहली बैठक कहिए या सत्र कब शुरू हुआ, पहला सत्र कब शुरू, जो सत्र शुरू होना होता है कब हुआ दोस्तों, 13 मई 1952, 13 मई 1952। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब देखते हैं लोकसभा का पहली बार गठन कब हुआ, लोकसभा का, लोकसभा का, लोकसभा का पहली बार गठन। तो लोकसभा का पहली बार गठन कब होता है दोस्तों, 17 अप्रैल 1952 को। कब होता है, 17 अप्रैल 1952, 17 अप्रैल 1952। अब देखिए 17 अप्रैल 1952 को क्यों होता है, क्योंकि देखिए भारत में जब स्वतंत्रता के बाद पहली बार जब लोकसभा का आम चुनाव होता है, वह 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 मार्च 1952 तक चलता है। कहां तक चलता है दोस्तों, ये जो चुनाव पहला चुनाव होता है, लोकसभा का पहली बार गठन हुआ, तो चुनाव जो होता है वह 25 अक्टूबर से शुरू होता है, 25 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 मार्च 1952 तक चलता है, 21 मार्च 1952 तक चलता है। लोकसभा का आम चुनाव होता है, चलता है। तो लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, तो जब लोकसभा का आम चुनाव पहली बार कब हुआ दोस्तों, तो पहली बार 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 मार्च 1952 तक चलता है। ये परीक्षा में नहीं आएगी, आपको एक समझ के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ये पहली लोकसभा का हो गया। अब बात करेंगे जो हमारा इसमें वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है, क्या चल रही है, 18वीं लोकसभा। अब बात करें 18वीं लोकसभा का चुनाव, ये तो आप लोग को मालूम ही होगा एकदम। 18वीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा का चुनाव कब से कब तक हुआ, 18वीं लोकसभा का अगर हम चुनाव की बात करें दोस्तों, तो कब से हुआ,
19 अप्रैल 2024 से लेकर 1 जून 2024 तक चला। 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक चला। ठीक है दोस्तों, तो 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ 19 अप्रैल 2024 से लेकर 1 जून 2024 तक चला। और 18वीं लोकसभा का जो पहला सत्र कब आयोजित किया गया? 24 जून 2024 को। तो पहला सत्र, पहला बैठक, पहला सत्र, ठीक है। तो 18वीं जो लोकसभा का जो पहला सत्र है, पहला सत्र कब शुरू होता है दोस्तों? 24 जून 2024, 24 जून 2024। ये क्लियर हो गया। अब इतना बताने का उद्देश्य हमारा यही था कि लोकसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को, जब लोकसभा का आम चुनाव हुआ। 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 मार्च 1952 तक चुनाव चलते रहे। उसके बाद नई सरकार का गठन होता है 17 अप्रैल 1952 को। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीजें आपको क्लियर हो गया। तब अब पहला सत्र लोकसभा की पहली बार गठन हुआ और पहली लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ? तो पहली बार बैठक कब हुई? ये चीजें आपको, पहला सत्र जो था, या पहला बैठक भी आ सकता है, कब हुआ? 13 मई 1952 को। कब हुआ दोस्तों? 13 मई 1900। ठीक है, क्लियर है। लोकसभा का पहली बार गठन कब हुआ? 17 अप्रैल 1952 को। और पहला सत्र मतलब पहली बैठक कब आयोजित की गई? 13 मई 1952 को। ठीक है, अब देखेंगे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में क्या है? प्रधानमंत्री बनते हैं। और जब भारत आजाद होता है तो स्वतंत्रता के बाद लाल माउंटबेटन के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाया जाता है। उसके बाद संविधान सभा का भी निर्माण चलता है भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा, और जो सदस्यगण थे संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है। और जो है, जो वहाँ समय संविधान सभा थी, वे जो है विधायिका कार्यपालिका के रूप में कार्य कर रही थी। और जो पहली बार तो जब आम चुनाव लोकसभा का होता है, उसके बाद एक निर्वाचित प्रधानमंत्री जो है के रूप में जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है भारत सरकार का जो है गठन किया जाता है। ये चीजें देखेंगे। और फिर 18वीं लोकसभा का जो गठन है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में, जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो 18वीं लोकसभा का गठन किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग एक बेसिक क्लियर होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब पहली लोकसभा से लेकर विकास यात्रा जो भारत की है वह 18वीं लोकसभा और उसकी आगे भी चलती रहेगी, अनवरत रूप से चल रही है। तो एक प्रक्रिया है, व्यवस्था है भारत में, एक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसके द्वारा भारत के लोग, जो भारत की जनता है, भारत के नागरिकों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो अपने जनप्रतिनिधियों को चुन के जो है लोकसभा में भेजा जाता है। उनके लिए जो है नीति निर्माण कानून का बनाते हैं। ठीक है, उनका कल्याण सुनिश्चित करते हैं। ये चीजें हो गया। अब राज्यसभा के बारे में हम लोगों ने आपको बताया, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में तो ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने संसद को देखा। संसद जो है उसमें 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा जो है स्थायी सदन है, यह कभी विघटित नहीं होता है। राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष होता है। लोकसभा अस्थायी सदन है, इसका विघटन हो जाता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसको समय से पहले विघटित किया जा सकता है। सामान्यतः जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वह अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा पहले भी विघटित किया जा सकता है। यहाँ चीज हम लोगों ने देख लिया। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या है? राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में क्या है? निहित होगी। और जो संघ का जो डिफेंस फोर्सेस के जो सुप्रीम कमांडर कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। जो भारतीय सेना उसके जो सुप्रीम कमांडर है सर्वोच्च जो कमांडर सेनापति कौन है? राष्ट्रपति होंगे। मतलब जो डिफेंस फोर्सेस की जो शक्तियां हैं वो किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। और संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। ये हमको कहां से पता चलता है? अनुच्छेद 53 से पता चलता है। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा क्या एक अस्थायी सदन है, कभी विघटित नहीं होता। और क्या दोस्तों इसमें, और अगर हम लोग देख लिया जाए इसमें राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के जो सदस्य उनका कार्यकाल कितना होता है?
6 वर्ष होता है। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये कभी विघटित नहीं होता है। ठीक है, इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं, मतलब राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर क्या है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये चीजें होता है। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का उल्लेख किसमें किया गया, अनुच्छेद 80 में किया गया है। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। ये चीज आप देख लेंगे, और भी अनुच्छेद में जिक्र मिलता है ये चीजें। फिर संसद का प्रोविजन हमको लिखा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया। तो इस सब चीजें आप दोस्तों समझ लिए होंगे। यहाँ पर अब चीजें हम अगर आपको राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं, और तो सही है। देखिए राज्यसभा में, देखिए राज्यसभा, तो जो राज्यसभा है उसमें क्या 2 लोग होंगे, एक तो सभापति होंगे और क्या है, उपसभापति होंगे। ठीक है, सभापति और उपसभापति। सभापति, सभापति और क्या है, उपसभापति, उपसभापति। ठीक है, सभापति कौन होंगे, तो अनुच्छेद 64 क्या कहता है, भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, तो सभापति कौन होते हैं, वह उपराष्ट्रपति जो होते हुए क्या है, उपराष्ट्रपति जो है वे क्या है, राज्यसभा के क्या है, सभापति हैं। और उपसभापति का क्या है, चुनाव किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों में से, अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या चुन लिया जाता है। ठीक है, उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों में से, राज्यसभा के सदस्यों में से कर लिया जाता है, में से कर लिया जाता है। ये चीज आप क्लियर हो गया। ठीक है, तो जो उपसभापति का चुनाव है वह राज्यसभा के सदस्यों में से कर लिया जाता है। मतलब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसी अपने में से किसी एक को क्या हुआ, उपसभापति चुन लेते हैं। ये चीजें क्लियर हो गया। और सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, इसका मतलब आप ये समझ गए होंगे, जो राज्यसभा के सभापति हैं वे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। ये चीज आपको बताना चाह रहे हैं। जो सभापति है वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। ठीक है, जो सभापति होते हैं वे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गया। राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। ठीक है, ये जो 6 वर्ष है ये हमारे मूल संविधान में नहीं लिखा गया था। ठीक है, ये जो है जब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की जो प्रोविजन था उसमें दिया गया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रहना है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर, तो यहाँ लिखते हैं राज्यसभा के 1/3 सदस्य, राज्यसभा के 1/3, 1/3 राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर, प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर, प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर, प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों, न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गया। और राज्यसभा का जो सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, जो राज्य विधानसभा है और जो संघ शासित प्रदेशों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा क्या है
इनका जो है चुनाव किया जाता है। कहने का तात्पर्य कि जो राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो राज्य विधानसभा के जो विधायक गण हैं, उनके द्वारा जो है सदस्यों को चुनकर क्या है राज्यसभा में भेजा जाता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर क्या सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ऐसा मतलब व्यवस्था किया गया है कि कार्यकाल 6 वर्ष रहेगा सदस्यों का, लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य हो 1/3 जो सदस्य हो क्या है प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर वो सेवानिवृत्त होते जाएंगे, फिर नए सदस्य आते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक सदस्य कितनी बार भी चुनाव मतलब राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, यहाँ कोई बंधन नहीं है। मतलब एक व्यक्ति चाहे कितनी बार जो है राज्यसभा का सदस्य बन जाए, ऐसा कोई मतलब अब कोई भी बन सकता है, ऐसा कोई बंधन नहीं लगाया गया संविधान के द्वारा। तो कहने का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति जो है कई बार राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। ये चीजें क्लियर हो गया। सभापति कौन होंगे, उपराष्ट्रपति होते हैं, और जो उपराष्ट्रपति हैं जो सभापति होंगे वे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है वही चीज आपको बताया है, जो संसद के दोनों सदनों के मतलब सदस्यों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा क्या है कर लिया जाता है। ये चीज आप लोगों को देख लिया। फिर हम लोकसभा में देखिए दोस्तों, लोकसभा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद होता है बहुत महत्वपूर्ण पद है। ठीक है, ये चीज आपको, और फिर जब नई लोकसभा का गठन होता है उसका कार्यकाल क्या है, ये सब चीजें हम लोग देख लेते हैं। देखिए लोकसभा, जब लोकसभा में हम लोग देखेंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है, तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उसमें अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष चुन लेते हैं और किसी एक को उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, ये चीज है। और लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। उसी दिन जो है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अध्यक्ष जब पीठासीन अधिकारी के रूप में अपने पद पे आसीन हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है अध्यक्ष के द्वारा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख जो है निर्धारित की जाती है। उस दिन लोकसभा के सदस्य के द्वारा क्या है उपाध्यक्ष का चयन कर लिया जाता है। ठीक है, ये चीज आप देखेंगे। और चूंकि जब नई लोकसभा का गठन होता है तब प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिससे कि जो लोकसभा के जो नए सदस्य हैं जो चुनकर आए हुए हैं, जो नई लोकसभा गठित हुई है उसके जो सदस्य हैं वे क्या है उनको शपथ दिलाया जा सके। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होता है, फिर उपाध्यक्ष के, और संसद के जो लोकसभा का जो कार्य संचालन प्रक्रिया उसके तहत चलता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम कार्यकाल की बात करें नई लोकसभा का कितना होता है, तो नई लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, नई लोकसभा का कार्यकाल, नई लोकसभा का कार्यकाल, नई लोकसभा का कार्यकाल जो है अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से अपने अपने प्रथम अधिवेशन अपने प्रथम अधिवेशन अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष के लिए होते हैं। 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए होती है, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा समय से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, 5 वर्ष के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पहले भी विघटित किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है, मतलब भंग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा क्या है अस्थायी सदन है। ठीक है, ये चीज आपको हम पहले ही बता दें दोस्तों, लोकसभा क्या है एक अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। ठीक है, ये चीजें
लोकसभा के जो सदस्य हैं वह वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनकर आते हैं। भारत के जनता, भारत के नागरिकों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं। ऐसे नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष की हो गई है वे जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनकर लोकसभा में क्या है भेजते हैं। ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पर हम लोगों को बात किया लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुन लिया जाता है और एक उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। फिर आप देखेंगे जो अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, ये सब चीजें हम लोग देख लेते हैं। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख, लोकसभा के अध्यक्ष की निर्वाचन की तारीख राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, जब लोकसभा के सदस्य जो अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुन लेते हैं, स्पीकर, लोकसभा की स्पीकर चुन लिया जाता है, तो वे पीठासीन पद के भूमिका में आ जाते हैं और उनके द्वारा फिर क्या है लोकसभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख निर्धारित की जाती है। फिर अब यहाँ पर देखेंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख, निर्वाचन की तारीख लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपको? ये चीजें क्वेश्चन आए हुए हैं और आने की प्रबल संभावना कि लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख किसके द्वारा निर्धारित किया था? राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया था। नई लोकसभा जब गठित होता है तो उसमें प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर का क्या काम है? प्रोटेम स्पीकर नई लोकसभा के सदस्यों को क्या है शपथ दिलवाते हैं और जब तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती तब तक क्या वो पीठासीन अधिकारी की भूमिका में रहते हैं। फिर लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। फिर लोकसभा की जो सदस्यों में से किसी एक को क्या लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता है। फिर वह पीठासीन अधिकारी की भूमिका में, पीठासीन भूमिका में आ जाते हैं। फिर उनके द्वारा लोकसभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख फिर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है निर्धारित कर दिया है। ये चीज आपको बारीकी ध्यान में रखना है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचन करना है, उसकी तारीख राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे और लोकसभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख कौन निर्धारित करेगा? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज को यहाँ बताने की जरूरत इसलिए था कि देखिए लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों क्या है? लोकसभा के सदस्य होते हैं। ये दोनों जो है लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा के क्या है? सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए राज्यसभा के जो सभापति हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो होंगे राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक है, इसलिए ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा मिलकर क्या है उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे राज्यसभा के जो उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों में से कर लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं वे क्या है? राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ये आपको बारीकी ध्यान रखना। अब यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों ये चीज अगर आप, तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है? कितना होगा? 5 वर्ष होगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष है। चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, अगर इसीलिए उपराष्ट्रपति का अलग से कार्यकाल निर्धारित किया गया कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। तो आप ये बारीकी ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं लेकिन वे राज्यसभा के सदस्य नहीं है। ठीक है, ये चीज है। और जो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होगा उनका कार्यकाल कितना है?
6 वर्ष है। और ये भी मूल संविधान में नहीं था। इसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1950 है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, उसके तहत जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। और ये कहा, और उसको ये दोनों प्रोविजन जो है, ये तो संविधान में ही दिया गया है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों। और आप लोग यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी समझ लीजिए। और फिर जब नई लोकसभा का गठन होगा तो उसका कार्यकाल कितना होगा, ये सब चीजें आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। और यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से रिलेटेड जो बारीकियां थी वो जान गए। एक पॉइंट और आपको रह जाता है यहाँ पर, राष्ट्रपति के जो विशेष अभिभाषण है वो देख लिया जाए। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण क्या है दोस्तों, स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस जब किया जाता है पार्लियामेंट को, यहाँ पर 2 स्थितियां हैं। अनुच्छेद 87 कहता है, आर्टिकल 87 ही कहता है कि आम चुनाव के बाद गठित नई लोकसभा, जो आम चुनाव के बाद नई लोकसभा का गठन होता है उसके आरंभ के प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के आरंभ के जो प्रथम सत्र होता है उसको जो संसद के दोनों सदनों को क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, एड्रेस किया जाता है। और आह्वान का कार्य क्या है बताएंगे। ये चीज आपको यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका उल्लेख कहाँ किया गया, अनुच्छेद 87 में, अनुच्छेद 87 में किया गया। क्या कहा गया इसमें, इसमें आम चुनाव के बाद गठित नई लोकसभा, लिख दिया गया इसको, आम चुनाव के बाद, आम चुनाव के बाद, आम चुनाव के बाद गठित नई लोकसभा, नई लोकसभा के आरंभ का प्रथम सत्र, आरंभ का जो प्रथम सत्र है, और प्रत्येक वर्ष के, और प्रत्येक वर्ष के, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, प्रथम सत्र के आरंभ में, आरंभ में राष्ट्रपति द्वारा, आरंभ में, आरंभ में राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा एक साथ समवेत, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों को, दोनों सदनों, दोनों सदनों को संबोधित करेंगे, एक साथ संबोधित करेंगे और आह्वान का कार्य बताएंगे, और आह्वान का, और आह्वान का कारण बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए आपको ये चीजें ध्यान में रहनी चाहिए। तो अनुच्छेद 87 क्या कहता है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, पार्लियामेंट को स्पेशल एड्रेस किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। किन परिस्थितियों में, 2 ऐसी परिस्थितियां हैं। एक तो जब आम चुनाव के बाद गठित नई लोकसभा का आरंभ होता है, उसका जो प्रथम सेशन होता है, प्रथम सत्र को, और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति द्वारा एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों को क्या है, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे और आह्वान का क्या है, कार्य बताएंगे। तो जब स्पेशल एड्रेस कर दिया जाता है पार्लियामेंट को, वहां पर क्या है, संसद के सदनों में जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा क्या है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे क्या है, चर्चा चलती है, बहस होता है, और जो ध्वनिमत से क्या है, उनके जो पारित किया जाता है चीजें, जो प्रोविजंस अभिभाषण में किए गए होते हैं, ठीक है, उस पर जो है सत्ता पक्ष के द्वारा, विपक्ष के द्वारा विभिन्न प्रकार के तार्किक रूप से क्या बहस होती रहती है। ये चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर जो राष्ट्रपति का स्पेशल एड्रेस नई लोकसभा के आरंभ के प्रथम सत्र में, और प्रत्येक वर्ष के, ये चीज आप ध्यान में, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र और जो नई लोकसभा के आरंभ का प्रथम सत्र, ठीक है, ये 2 ही परिस्थितियां हैं जब राष्ट्रपति के द्वारा स्पेशल एड्रेस किया जाता है।
तो ये चीज आप लोगों ने समझ लिया। यहाँ पर इसलिए बताना जरूरी था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की हम गठन की बात कर रहे थे। यहाँ पर चीजें देखिए, यहाँ पर संसद के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का प्रोविजन किया गया। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, संसद जो है 3 अंग होते हैं, वह लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। यहाँ पर हम लोगों ने विस्तार से कुछ चीजें देखा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और यह कभी विघटित नहीं होता है, यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर क्या है, सेवा निवृत्त हो जाते हैं। इस तरीके की व्यवस्था है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है और यह विघटन हो जाता है। हालांकि लोकसभा का जब गठन होता है तो अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से क्या है, 5 वर्ष तक कार्यकाल रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को पहले भी विघटित या भंग किया जा सकता है। ये सब चीजें हम लोगों ने देखा। राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने देखा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति क्या है, राष्ट्रपति में निहित है। भारत सरकार की जो कार्यपालिका शक्ति है वह क्या, राष्ट्रपति में निहित है। तो इन सब चीजों को हम लोगों ने देखा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का जिक्र है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का जिक्र है और राष्ट्रपति का प्रोविजन अनुच्छेद 52 में किया गया। फिर और अन्य अनुच्छेद में इनके बारे में रिलेटेड है। तो ठीक है दोस्तों, और आप लोगों ने यहाँ पर राज्यसभा के बारे में पूरा डिटेल समझा और चीजें यहाँ लोकसभा के बारे में आपने डिटेल किया हमको। यहाँ पर ये चीजें आप पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। ये चीजें हो गया है और यहाँ पर आप लोग समझिएगा होंगे। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर आपको बता देते हैं। अगर राज्यसभा को कोई सदस्य बनना चाह रहे हैं तो यहाँ पर देखिए लिखिए न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष। तो ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गया और ये भी चीजें क्लियर हो गई। देखिए राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण यहाँ पर आप जान के आते हैं। देखिए राज्यसभा के लिए कोई व्यक्ति अगर की एज क्या होनी चाहिए चुनने के लिए, राज्यसभा के लिए उम्र की आयु अगर बात करें, राज्यसभा के लिए, राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित या चुने जाने के लिए, निर्वाचित होने के लिए, निर्वाचित होने के लिए, निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, होने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों बताइए। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए, 30 वर्ष। अगर किसी की आयु 30 वर्ष है या उससे अधिक है तो मिनिमम एज कितना है, मैक्सिमम कितना भी, मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं। आप 80 साल के रहिए, 85 साल के रहिए, 70 साल के रहिए, कितनी भी साल के, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम की लिमिट है कि अब न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष रहेंगे तो आप राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हैं। ठीक है, ये चीज है। अब इसी के साथ हम लोग देख रहे हैं लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, लोकसभा का, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए, चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों, कितनी होनी चाहिए बताइए, 25 वर्ष। कितना है, 25 वर्ष। अगर किसी की आयु 25 वर्ष है तो वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य है। वह क्या है, लोकसभा का मेंबर बन जाएगा, सांसद बन सकता है। लेकिन राज्यसभा का अगर आपको सदस्य चुन के सांसद बनना है तो क्या है, 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ये चीजें आपको होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर होगा, लोकसभा और क्या है, राज्यसभा के बारे में क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम अगले पॉइंट, जो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, जो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वो क्या, प्रधानमंत्री का नेतृत्व करता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो अनुच्छेद अगर हम बात करेंगे, अनुच्छेद, अनुच्छेद 75 का क्लास 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 75 का क्लास 1 कहता है कि
राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति जो है की जाएगी। ये चीज आप क्लियर हो गया दोस्तों। और जो अन्य मंत्री हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर है और जो राज्य मंत्री हैं, उसकी जो नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अन्य मंत्री की नियुक्ति अन्य मंत्री की नियुक्ति अन्य मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर प्रधानमंत्री के सलाह पर प्रधानमंत्री के सलाह पर प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपको? हो गया वो क्लियर। तो अनुच्छेद 75 का क्लास 1 क्या कहता है? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और अन्य मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा क्या है किया जाएगा। ये चीजें हैं। अब इसकी जरूरत के ऊपर, क्योंकि अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होगा। तो देखिए दोस्तों, हर चीजें एक दूसरे से लिंक है दोस्तों। अनुच्छेद 74 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 74 ये कहता है कि प्रधानमंत्री जो है की अध्यक्षता में राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होगा। क्या होगा? मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, ये क्या होगा? मंत्रिपरिषद होगा। और मंत्रिपरिषद को अगर ध्यान में दिया जब परिषद जो भी आता है दोस्तों, तो क्या होता है? बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा बढ़ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी भी देख लिया जाए, गलती ना हो। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? मंत्रिपरिषद। ये दोस्तों परिषद शब्द कहीं भी जुड़ेगा जब, तो वह जो पिछला बड़ा मात्रा होता है उसको क्या करता है? छोटा बना देता है। मंत्री जोड़ना है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 74 क्या कहता है दोस्तों? राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। अब वही चीज अनुच्छेद 75 एक क्लास 1 क्या कहता है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और अन्य मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या है की जाएगी। और यही दोस्तों देख लेते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 75(3). अनुच्छेद 75 का क्लास 3। अनुच्छेद 75 का क्लास 3 क्या कहता है? लोकसभा क्या है? सामूहिक रूप से के प्रति, मतलब लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से कौन उत्तरदायी होगा? मंत्रिपरिषद। तो जो मंत्रिपरिषद होगा वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होगा? उत्तरदायी होगा। तो जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 75 का क्लास 3 क्या कहता है? जो मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित जो मंत्रिपरिषद है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये क्लियर आपको कहीं लिख देता है संसद के प्रति उत्तरदायी होगा, गलत हो जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर है, या संसद के दोनों सदन के प्रति उत्तरदायी होता, तभी स्टेटमेंट क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि जो मंत्रिपरिषद क्या है? सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति क्या है? उत्तरदायी होगा। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और फिर यहाँ से ये चीज आपको क्लियर हो गया दोस्तों
एक पॉइंट और यहाँ पर देखते हैं, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2003 लाया गया था, उसके तहत ये किया जाता है कि जो प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रिपरिषद की जो संख्या कितनी होगी, वह लोकसभा की कुल सदस्य संख्या क्या है, मतलब 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं 91वें संविधान संशोधन, 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा क्या कहा जाता है, क्या प्रोविजन जोड़ा गया, ये कहा गया कि जो मंत्रिपरिषद होगा, मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की जो आकार होगा वह 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। किसके, लोकसभा के। मंत्रिपरिषद का आकार, मंत्रिपरिषद का आकार, मंत्रिपरिषद का आकार प्रधानमंत्री सहित, मंत्रिपरिषद का आकार प्रधानमंत्री सहित, मंत्रिपरिषद का जो आकार है प्रधानमंत्री सहित कुल लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, 15% से अधिक नहीं होगा। क्या दोस्तों, 15% से अधिक नहीं होगा। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। और इसी के साथ एक चीज और आपको बता देते हैं, जो दल बदल कानून आया और जो लोकसभा का चुनाव है, राज्यसभा का जो चुनाव है, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन कराया जाता है, वे चीजें किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, उसका किस संविधान में उल्लेख है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा देख लिया जा रहा है। फिर हम लोग 91वें संविधान संशोधन को देख लिया। 52 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम 1985 वहां देख लीजिए। 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदल कानून का प्रावधान किया गया। दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया। क्या दोस्तों, प्रावधान किया गया। ठीक है दोस्तों, किया गया। ठीक है, ये चीज दल बदल इसलिए क्योंकि जो लोकतांत्रिक के सिद्धांत है, जो नैतिक मूल्य है, वह लोक दल जो पार्टियां उनमें बनी रहे, उनमें जो सदस्य हैं, वे एक तरफा जो है दल बदल ना करे। इस सब चीजों पे रोक लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए चीजें स्पेशली लाया जाता है, जिससे कि जो भारत की लोकतांत्रिक जो भावना है जो है जीवित बची रहे हैं, और जो लोगों का विकास सुनिश्चित हो सके। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया। और इसके लिए क्या है, एक नया अनुसूची जोड़ा जाता है, एक नई अनुसूची जोड़ा गया, एक नई अनुसूची जोड़ा गया। एक नई अनुसूची, कौन सी अनुसूची जोड़ा जाता है बताइए दोस्तों, याद करिए। 10वीं अनुसूची। क्या है दोस्तों, 10वीं अनुसूची। जो 10वीं अनुसूची है उसको क्या है, जोड़ा जाता है। ठीक है, जो 10th शेड्यूल है, ठीक, 10th शेड्यूल जो है, ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और है दोस्तों, ये हो गया। हमने बात किया जो राज्यसभा है, राज्यसभा की जो पदेन सभापति, जैसे राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, वे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो राज्यसभा के सभापति कौन है, बताइए याद करके आप लोग। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, जो राज्यसभा के सभापति हैं, जो चेयरपर्सन है, वो कौन है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट वो क्या है, होते हैं उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो राज्यसभा के जो सभापति क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति जो संसद के, मतलब वहां के जो राज्यसभा के सदस्य क्या है, नहीं होते हैं। और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है,
उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है वो संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य के द्वारा, संसद सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर यहाँ लिख लीजिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद सदस्य द्वारा होता है, संसद के सदस्यों द्वारा, संसद के सदस्यों द्वारा होता है। क्या है? संसद के सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति हम पढ़ेंगे जब तो विस्तार से जानेंगे, तो आपको यहाँ यही जानना है दोस्तों, राज्यसभा के जो सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति क्या है? राज्यसभा के सदस्य नहीं है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के जो सदस्यों के द्वारा क्या है, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का क्या चुनाव किया जाता है। ठीक है, अब ये कहाँ लिखा गया? तो अनुच्छेद 64 में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति क्या होगा? राज्यसभा का क्या है? पदेन सभापति होगा। तो अनुच्छेद 64 में लिखा गया कि उपराष्ट्रपति जो होंगे वे राज्यसभा की क्या है? पदेन सभापति होंगे। ये चीज आपको बारीकी मालूम होना चाहिए। अब लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो स्पीकर हैं, तो जो लोकसभा की स्पीकर हैं वे जो है लोकसभा के सदस्य होते हैं। राज्यसभा के जो सभापति हैं वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ये आपको बारीकी मालूम होनी चाहिए। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उसी में से क्या है, वे लोग अपने में से किसी एक को क्या है, अध्यक्ष चुन लेते हैं। और उपाध्यक्ष को भी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा क्या है, चुना जाता है। जो उपाध्यक्ष होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। लोकसभा की जो स्पीकर है, जो डिप्टी स्पीकर है, जो प्रेसिडेंट, यहाँ पर जो सभापति हैं, चेयरमैन हो गए, वाइस चेयरमैन हो गए, ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। लेकिन उपसभापति जो होते हैं, उपसभापति जो होते हैं, राज्यसभा की जो उपसभापति, जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, चुनाव ये जो है राज्यसभा के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के द्वारा क्या है, चुने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों, हमने आपको यही बताने की कोशिश किया यहाँ पर कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव नहीं किया जाता है। ठीक है, इनके इलेक्शन की प्रक्रिया अलग है। इनका जो है इलेक्शन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा जो है, संसद सदस्यों के द्वारा क्या चुनाव किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वे राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वह राज्यसभा के द्वारा, राज्यसभा के जो सदस्यों के द्वारा क्या चुने जाते हैं, राज्यसभा के द्वारा क्या है, चुने जाते हैं। ये चीज आप यहाँ पर देख लीजिए, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज है। तो ये जो सभापति उपसभापति का बहुत इंपॉर्टेंट पद है, ये चीज है। और फिर लोकसभा में जैसे अध्यक्ष हैं और जो उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष का जो चुनाव क्या है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। उपाध्यक्ष भी क्या है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा के जो सभापति हैं वे उपराष्ट्रपति होते हैं, इनका अलग से चुनाव कराया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। और जो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वह राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। अपने में से किसी एक सदस्य को क्या चुन लिया जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जाते हैं, या चीजें के लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जाते हैं। अभी चीजें के लिए अपने में से, ठीक है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जाते हैं। और क्लियर हो गया आपको, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। कहां से चुने जाते हैं, अपने में से ही चुने जाएंगे। ये चीज आपको क्लियर हो गया, राज्यसभा की क्लियर हो गया, लोकसभा का क्लियर हो गया आपको। एक चीज आप इसी के साथ और देख लेते हैं, आपको रिवाइज हो जाए। देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाए, उपराष्ट्रपति बन जाए या राज्यपाल बने, उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, दोस्तों बताइए।
कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इन सभी लोगों के लिए क्या है, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है 35 वर्ष की आयु या उससे बड़ा, न्यूनतम आयु की बात कर रहे हैं, और जितना भी अधिकतम हो कोई बात नहीं है, लेकिन न्यूनतम कम से कम कितना आयु होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु क्या है, उसकी होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु क्या होनी चाहिए, वह क्या है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बन सकता है, वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, गवर्नर बन सकता है। ठीक है, अब राज्यपाल जैसे जानते हैं, राज्यपाल को जो है राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल का अपॉइंट होता है, ये चुनाव नहीं होता है इनके लिए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये सब चीजें, उपराष्ट्रपति भी अपने में एक टॉपिक है, तो ये सब चर्चा किया जाएगा। राज्यपाल भी अपने आप में एक टॉपिक है, तो ये सब चीजें आप देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर चर्चा थोड़ा सा करना जरूरी था। अब अगला देखेंगे जो निर्वाचन आयोग है, क्योंकि जो लोकसभा का इलेक्शन है, राज्य विधानसभा का इलेक्शन है, राज्यसभा का जो इलेक्शन है, उसके बाद जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का इलेक्शन है, वो किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है, जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन जो है, उसके द्वारा कराया जाता है। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, अब भारत का निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें, उल्लेख कहाँ किया गया दोस्तों, तो अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख हमको देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख कहाँ है, अनुच्छेद कहाँ है, 324। ठीक है, अनुच्छेद 324 कहता है कि भारत के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, अन्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर बनेगा। भारत के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर बनेगा, जो राष्ट्रपति तय करेंगे, संसद के द्वारा किसी विधि बनाई गई उसके अधीन रहते हो। ठीक है, तो जो निर्वाचन आयोग होता है, इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, और प्लस अन्य निर्वाचन आयुक्त, प्लस क्या है, अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो अगर वर्तमान में बात किया जाए तो भारत में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, जो निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य हैं। ठीक है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, जो अन्य जो निर्वाचन आयुक्त, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और एक चीज और आपको मालूम होना चाहिए, जो अनुच्छेद, ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत की गई है, और यहाँ पर जो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर क्या है, ये चीजें बनेगा। इसमें अगर हम देखेंगे, जो वयस्क मताधिकार का उल्लेख है कि प्रत्येक जो भारत के लोग, भारत के नागरिक जो है, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वे क्या है, वयस्क मताधिकार के आधार पे वोट देंगे, वोटिंग राइट। वो कहाँ पर है, वह अनुच्छेद 326 में। वे क्या है, अनुच्छेद 326 में, अनुच्छेद 326 में भारत के नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट देंगे। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार। ठीक है, 18 वर्ष की आयु, क्या है, 18 वर्ष की, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। ठीक है, पूरी कर चुके हैं, ये चीजें आपको पूरी कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने एक चीज देख लिया यहाँ पर कि अगर आपको भारत का अगर प्रधानमंत्री बनना है तो कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, राज्यपाल बनना है, तो कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए आपकी, 35 साल। और अगर आपको लोकसभा जो सदस्य बनना है तो भी 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको गांव का प्रधान बनना है, ग्राम प्रधान बनना है, तो उसके लिए मिनिमम कितनी आयु होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ग्राम प्रधान बनने के लिए, ग्राम प्रधान, ठीक है, तो ग्राम प्रधान बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, कम से कम आयु
21 वर्ष। 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 21 वर्ष होनी चाहिए। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ग्राम प्रधान के लिए 21 वर्ष है। लोकसभा सदस्य के लिए यहाँ एक बार थोड़ा सा लिख देते हैं, रिवाइज हो जाएगा आपको। लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। आप 25 वर्ष के हैं ये जी। राज्यसभा सदस्य के लिए, राज्यसभा सदस्य अगर आपको बनना है तो राज्यसभा सदस्य के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है दोस्तों। वोट देने का अधिकार, वोट देना है तो वोट देने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? वोट देना है, वोट देने के लिए वोटिंग राइट जो है आपको, वोटिंग राइट जो है, वोटिंग राइट के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 18 वर्ष। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 18 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनना है तब आपको कितनी आयु होनी चाहिए? राष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए दोस्तों राष्ट्रपति के लिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए कितना होना चाहिए दोस्तों? उपराष्ट्रपति के लिए कितना है? 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए कितना होना चाहिए? राज्यपाल के लिए कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। प्रधानमंत्री के लिए कितना होना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो कितना मिनिमम, कम से कम आयु होगी? 25 साल का रहेगा तो वह प्रधानमंत्री बन जाएगा। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष। ये चीज थोड़ा सा आपको एक बार हमने रिकैप करा दिया यहाँ पर, क्योंकि अभी स्टेटमेंट में कहीं आपको वन लाइनर टाइप में आ जाता है कि वो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष आयु न्यूनतम आयु। ठीक है, ये सब कितना है? न्यूनतम आयु। ठीक है, न्यूनतम आयु भी हमने लिखा है दोस्तों। न्यूनतम आयु, कम से कम आयु होनी चाहिए। न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु। ठीक है, न्यूनतम आयु का मतलब कम से कम आयु। कम से कम इतना तो होना चाहिए, अधिक से अधिक कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आयु। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आयु 35 वर्ष अगर आप हैं तो राष्ट्रपति बन सकते हैं। उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है, राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष है। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए कम से कम। ग्राम प्रधान के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष। राज्यसभा का मेंबर आपको बनना है तो क्या उसके लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। और वोट देने के लिए, वोटिंग राइट के लिए आपका 18 वर्ष आयु होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आज हम लोगों ने दोस्तों संसद से संबंधित जो प्रोविजंस थे उसको हम लोगों ने देखा। यहाँ पे फिर देखेंगे जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 है और जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, उसमें भी जो है राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विभिन्न प्रोविजंस दिए गए हैं, कैसे राज्य निर्वाचन आयोग और जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसको जो अधिकार दिए गए हैं, कैसी चीजें हैं, निर्वाचन नामावली तैयार करना और जो चुनाव के दौरान जो अधीक्षण करना, निर्देशन करना, वो सब चीजें हैं। तो ये देखेंगे जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 है, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, और जो संसद के द्वारा अभी जो कानून बनाए गए और जो भारत का निर्वाचन आयोग के द्वारा जो स्टेप लिए जाते हैं, उन सब चीजों के तहत जो भारत में पूरी तरीके से जो निर्वाचन प्रणाली है जो वो चल रहा है। ठीक है, जो भारत का निर्वाचन आयोग है, जो अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख का जिक्र किया गया, उसके द्वारा जो है संसद का चुनाव कराया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव, फिर उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव, और जो राज्य विधानसभा है और जो राज्य विधान परिषद है, तो राज्य विधानमंडल का चुनाव संपन्न कराया जाता है। ये चीजें ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से आप प्रिपेयर रहेगा दोस्तों। आज हम लोगों ने इस सेशन में संसद के बारे में जो बेसिक था देखा, और भी कुछ बातें, बहुत चीजें हैं, उसको फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने यहाँ पर ही देखा संसद में बेसिक चीजें देखा कि राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा से मिलकर बना होता है संसद। जिक्र अनुच्छेद 80 में इसका जिक्र है, राष्ट्रपति का 52, 53 में और भी जो अनुच्छेदों में जिक्र किया गया है। 52 क्या कहता है? भारत के लिए राष्ट्रपति होगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 के तहत है। ये क्या होता है? जो राष्ट्रपति होता है वह सेना का जो डिफेंस फोर्सेज है उसका सुप्रीम कमांडर होता है। ये चीजें आप देखेंगे, सर्वशक्ति निहित होती हैं। फिर यहाँ हम लोगों ने देखा दोस्तों, लोकसभा की बात किया अनुच्छेद, उसके बाद संसद की हम लोगों ने बात किया। ठीक है दोस्तों,
फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो पार्लियामेंट की बात की है, पार्लियामेंट में क्या है, पार्लियामेंट संसद क्या है, केंद्र सरकार का विधायी अंग है, कानून का निर्माण किया जाता है। भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, यहाँ पर जो विधायिका और कार्यपालिका के सदस्य जो होते हैं उनमें एक सहयोग और समन्वय की संकल्पना देखी जाती है, और सरकार तब तक सत्ता में रहती है जब तक कि उनको लोकसभा में बहुमत हासिल होता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर है। फिर राष्ट्रपति क्या है, संसद का अभिन्न अंग है, इसलिए अभिन्न अंग है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किए गए कोई भी प्रस्ताव या विधेयक और बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही क्या वे कानून का रूप धारण कर पाते हैं। ये चीजें आप लोगों ने यहाँ पर देखा। फिर हम लोगों ने देखा राज्यसभा की जो संरचना की बात किस तरीके से की गई थी, यहाँ पर ये चीज आप बारीकी ध्यान में दीजिएगा। वर्तमान में 245 सदस्य हैं, क्षमता कितनी है टोटल 250 की है, और किस तरीके से इलेक्शन होता है ये चीज आप यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों। फिर हम लोगों ने यहाँ पर संविधान की जो चौथी अनुसूची में जो सीटों का बंटवारा किया है उसको सब चीजें व्यवस्थित तरीके से दी गई हैं। यहाँ पर राज्यों का कैसे प्रतिनिधित्व होता है राज्यसभा में, ये चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देखा है विस्तार से। फिर यहाँ पर हम लोगों ने संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में कैसे जाता है, ये चीजें हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर। और फिर राज्यसभा में नाम निर्देशित जो सदस्य 12 सदस्यों का किया जाता है, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा है, ये चीजें आप जान जाएंगे। और फिर यहाँ पर लोकसभा की संरचना की हम लोगों ने बात किया, 530 सदस्य, 20 सदस्य यहाँ पर हैं। फिर उसको कितनी क्षमता है टोटल 552 की है। फिर 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन कहते हैं उसको 104वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या उस प्रावधान को समाप्त कर दिया जाता है। अब अगर बात करेंगे तो 550 हो गया है। इस तरीके से आप देख लेंगे यहाँ पर। और फिर यहाँ पर देखिए वर्तमान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या कितनी है, 543 है। ये सब चीजें आप देख लेंगे। 61वें संविधान संशोधन की देखेंगे, 21 वर्ष से आयु बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया। वोटिंग राइट, वोट देने का अधिकार को वयस्क मताधिकार के आधार पर दिया जाता है। फिर राज्यसभा के हम लोगों ने गठन की बात किया, राज्यसभा का गठन किस तरीके से होता है, राज्यसभा के गठन कब होता है, गठन पे आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट टाइम गठन कब हुआ, 3 अप्रैल 1952 को हुआ। पहली बैठक या पहला सत्र कब शुरू हुआ, वह 13 मई 1952 को हुआ। क्वेश्चन आ सकते हैं, आए भी है, आने की प्रबल संभावना, इसलिए आप देख लीजिए यहाँ पर। लोकसभा का पहली बार गठन कब हुआ, 17 अप्रैल 1952 को हुआ, और उसके बाद पहला सत्र कब आयोजित हुआ, 13 मई 1952 को। ये चीजें आप क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए लोकसभा का वही आम चुनाव हुआ था 1951 से लेकर 52 तक हुआ। फिर यहाँ पर 17 अप्रैल 1952 को नई सरकार का गठन कर दिया जाता है। 18वीं लोकसभा का चुनाव देखिए 19 अप्रैल से शुरू होगा 2024 में, 1 जून 2024 तक चला। फिर उसके बाद 4 जून को क्या है, परिणाम आते हैं। फिर देखते हैं नई सरकार का गठन होता है 18वीं लोकसभा के अंतर्गत, और पहला सत्र जो है आयोजित किया जाता है 24 जून 2024 को। ये चीज क्लियर हो गया। फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचित होने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए। हाँ, अर्हता देखिए भारत के नागरिक तो होने ही चाहिए, वो तो कंपलसरी है, भारत के नागरिक होने चाहिए। और जो तृतीय अनुसूची जो उसमें जो शपथ का प्रारूप है वो आपको ग्रहण करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्यों के लिए वही है, भारत की नागरिक हो। और जो तृतीय अनुसूची जो 3rd शेड्यूल में जो शपथ का प्रारूप है उसको आप उस पर आप शपथ लेंगे, और जो है आपका मिनिमम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ये चीजें आप यहाँ पर है। फिर यहाँ हम लोगों ने अनुच्छेद 74 देखा, राष्ट्रपति के सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, और इस मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। 21 अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 75 ये कहता है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, अन्य मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और अनुच्छेद 75(3) की हम लोगों ने बात किया, मंत्रिपरिषद क्या सामूहिक रूप से क्या लोकसभा की प्रतिनिधित्व है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, लोकसभा की प्रतिनिधित्व है। क्वेश्चन आप नोट गलत करिएगा, ठीक है, लोकसभा के प्रति क्या उत्तरदायी है, इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पर 91वें संविधान संशोधन। देखिए कुछ पॉइंट थे जो यहाँ बताना जरूरी था क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज देखिए फिर जो मंत्रिपरिषद बना उसका आकार क्या है, प्रधानमंत्री सहित क्या है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% क्या अधिक नहीं होनी चाहिए। ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। फिर 52वें संविधान संशोधन दल बदल कानून लाया जाता है, जिससे जो भ्रष्ट आचरण वाले जो हैं, मान लीजिए उस तरीके से जो दल बदल कर रहे हैं, उससे जो लोकतंत्र के जो भावना है, मूल भावना को बचाए रखने के लिए ये सब चीजों को करने के लिए जो है दल बदल विरोधी कानून लाया जाता है, जिससे कि भारत में जो निर्वाचन प्रणाली है, चुनाव प्रणाली है, उसमें जो पारदर्शिता बनी रहे और लोगों की आकांक्षा अभिव्यक्त हो पाए, इसलिए चीजें लाया गया। लेकिन तो यहाँ पर एक नई अनुसूची जोड़ा जाता है, 10वीं अनुसूची को क्या है सृजन किया जाता है दोस्तों, 10th शेड्यूल। ये चीजें ध्यान रखिएगा। फिर राज्यसभा के सभापति क्या होते हैं, वह उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति क्या उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं,
उपसभापति जो होते हैं वह राज्यसभा के सदस्य होते हैं। राज्यसभा के द्वारा अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या है, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुन लिया जाता है। फिर लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष और स्पीकर दोनों क्या है, लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। उन्हें लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से क्या है, चुना जाता है। ये चीज आपको बारीकी ध्यान में रखना। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के द्वारा मिलकर किया जाता है। ये चीजें आप देख लेंगे। फिर हम लोगों ने यहाँ पर दोस्तों जो न्यूनतम आयु है, चीजें हम लोगों ने देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इनका आप ध्यान में दीजिएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल सभी के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और फिर उसके बाद हम लोगों ने भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख कर दिया यहाँ पर, क्योंकि जो निर्वाचन प्रक्रिया है लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का, राज्य विधानमंडल का, सब किसके द्वारा संपन्न कराया था, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराया था। अनुच्छेद 324 में प्रोविजन दिया गया कि भारत के लिए निर्वाचन आयोग होगा, जो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, अन्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर बनेगा, जो राष्ट्रपति तय करेंगे संसद के द्वारा बनाई गई विधियों को बंधों के अधीन रहते हुए। और यहाँ पर देखेंगे वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं हमारे निर्वाचन आयोग में। और अनुच्छेद 326 क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर वयस्क मताधिकार का प्रोविजन दिया गया है। जिस भी व्यक्ति की आयु, जो भी भारत के नागरिक हैं, लोग हैं, भारत की जनता की, जो ऐसे व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु